वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आज एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए, देवर भाभी का रिश्ता। रिया का शरीर बुखार से तप रहा था, ऊपर से किचन का काम, किसी तरह सब्जी चलाई जा रही थी। तभी उसका देवर रोहित वहाँ पानी पीने आया। उसने रिया के हाव भाव देखे तो उसके माथे पर हाथ रखा और बोला, भाभी आपको तो तेज बुखार है। हाँ, रिया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। सुबह कुछ नहीं था, दोपहर से अचानक हो गया। भैया को बताया नहीं? वे तो कल आने वाले हैं, वैसे भी बेकार परेशान होंगे। आज तो रात हो ही गई, बस कल की बात है। अरे लेकिन रोहित की फिक्र कम नहीं हुई थी, मगर रीता ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मामूली बुखार ही तो है, तुम जाकर पढ़ाई करो। खाना बनाते ही बुला लूँगी। खाना बनते ही बुला लूँगी। रिया की नकल उतारकर चढ़ाते हुए रोहित ने उसके हाथ से बेलन छीना और बोला, लाइए मैं बना देता हूँ, आप जाकर आराम कीजिए ना। लेट गई तो मैं और बीमार हो जाऊँगी। रिया बैठने वालियों में से नहीं थी। वह बोली, हम दोनों मिलकर बना लेते हैं। और वो दोनों मिलकर खाना बनाने लगे। रिया का पति दीपक कंपनी के किसी काम से 3 दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। वह कर्मचारी तो कोई बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बॉस का भरोसेमंद था, सो किसी भी काम के लिए वो उसे ही भेजते थे। रिया का 22 साल का देवर रोहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। दीपक जैसा प्यार करने वाला पति पाकर रिया भी बहुत खुश रहती थी। कुछ पति की तनख्वाह और कुछ वह खुद निजी स्कूल में पढ़ाती। दोनों से मिलकर घर का खर्च अच्छे से निकल आता। सास ससुर गांव में रहते थे। देवर अपनी पढ़ाई के चलते उनके साथ ही रहता था। जिंदगी में कभी तो बस यही थी कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के 9 सालों के बाद भी उनकी कोई औलाद नहीं थी। रिया 34 साल की हो चुकी थी। अपनी हम उम्र टिपागी टीचरों को उनके बच्चों के साथ देखती तो न चाहते हुए भी उसे रोना आ ही जाता। वह अपनी डायरी के पन्ने इसी पीड़ा से रंगती जाती। रोटियां बन चुकी थीं। रोहित ने उसे कुर्सी पर बैठने को बोला और सामान समेटने लगा। रिया ने सिर पीछे की ओर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। वातावरण एकदम शांत था। तभी वहाँ फिर से गरजने लगा, जिसका सुर रिया आज तक नहीं भांप पाई थी। रोहित की गर्दन धीरे से रिया की ओर घूम चुकी थी। वह कनखियों से रिया की फिटिंग वाली समीज में कैद उसके उभारों को देखने लगा था। रिया की सांसों के साथ जैसे जैसे वे ऊपर नीचे होते, वैसे वैसे उसके अंदर का शैतान जाग जाता। सब काम बर्तनों की आवाज़ बंद जानकर रिया ने अचानक पूछते हुए अपनी आंखें खोल दी। रोहित सहम गया और बोला, हाँ भाभी, बस हो ही गया, कहकर रोहित ने जल्दी से बाकी काम निपटाया और खाने की चीज़ों को उठाकर मेज पर ले गया। रिया ने मुश्किल से 2 रोटी खाई, वह भी रोहित की जिद पर। वह ज़बरदस्ती सब्जी उसकी प्लेट में डाल रहा था। खाने के बाद रिया सोने जाने लगी तो रोहित बोला, भाभी 15 मिनट के लिए आगे वाले कमरे में बैठिए ना, मैं आपके लिए दवा ले आता हूँ। अरे नहीं, रात भर में उतर जाएगा, रिया ने मना किया। लेकिन रोहित कहाँ मानने वाला था। मैं पास वाले केमिस्ट से ही दवा ले आ रहा हूँ, भाभी, जहाँ से आप मंगाती हैं हमेशा। दरवाज़ा बंद कर लीजिए, मैं अभी आया, कहता हुआ वह निकल गया। रिया ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर पैर ऊपर करके बैठ गई। रोहित ने तय कर लिया कि आज वह अपने मन की करके ही रहेगा। इस बीच केमिस्ट की दुकान आ गई। क्या बात है रोहित? केमिस्ट ने रोहित को खोया सा देखा तो पूछा। रोहित का ध्यान वापस दुकान पर आया। दवा चाहिए थी, उसने जवाब दिया। अबे तो यहाँ क्या मिठाई मिलती है? केमिस्ट उससे छेड़ते हुए बोला। वह उसका पुराना दोस्त था। रोहित मुस्कुरा उठा और कहा, अरे जल्दी देना, जल्दी देना। बड़बड़ाते हुए केमिस्ट ने हैरत से उसकी ओर देखा। कौन सी दवा चाहिए, यह तो बता। रोहित को याद आया कि उसने तो सचमुच कोई दवा मांगी ही नहीं है। उसने ऐसे ही बोल दिया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बुखार है, ज़रा नींद की गोली देना। नींद की गोली बुखार के लिए सोचते हुए केमिस्ट ने उसे देखा। वह खुद भी रिया के हुस्न का दीवाना था। हमेशा उसके बारे में चटकारे ले लेकर बातें किया करता था। उसने रोहित के मन की बात ताड़ ली। ऐसी बातों का उसे बहुत अनुभव था। जो उसने नींद की गोली के साथ बुखार की भी दवा भी दे दी। रोहित ने लिफाफा जेब में रखा और तेज़ी से वापस चलने को कहा। तभी केमिस्ट चिल्लाया, अरे भाई, खुराक तो सुन ले। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह काउंटर पर आया। केमिस्ट ने उसे डोज बताई और आंख मारते हुए बोला, यह नींद वाली एक से ज़्यादा मत देना, टाइट चीज़ है। अबे क्या बकवास कर रहा है? रोहित के मन का डर उसकी जुबान से बोल पड़ा। उसकी तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली हालत हो गई। वह जाने लगा। केमिस्ट ने पीछे से कहा रहा था, अगली बार हमको भी याद रखना दोस्त। रोहित उसको अनसुना करता हुआ आगे बढ़ गया। घर लौटने पर डोरबेल बजते ही रिया ने दरवाज़ा खोल दिया और बोली, यहीं बैठी थी लगातार। जी भाभी, आइए अंदर चलिए। रोहित ने अपने माथे को उसे पसीना पोंछते हुए कहा।
रिया अपने कमरे में आकर लेट गई। रोहित ने उसे पहले बुखार की दवा दी। रिया दवा लेकर सोने के लिए लेटने लगी तो रोहित ने उसे रोका। भाभी, अभी एक दवा बाकी है, कितनी सारी ले आए भैया, रिया ने थकी आवाज़ में बोला और बाम लेकर माथे पर लगाने लगी। भाभी दीजिए, मैं लगा देता हूँ, कहकर रोहित ने उससे बाम की डिब्बी ले ली और उसके माथे पर मलने लगा। थोड़ी देर बाद उसने रिया को नींद वाली गोली भी खिला दी और लेटा दिया। रोहित उसका माथा दबाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने पुष्टि करने के लिए रिया को आवाज़ दी, भाभी सो गई क्या? कोई जवाब नहीं मिला तो रोहित ने उसके चेहरे को हिला डुला कर भी देख लिया। कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह समझ गया कि रास्ता साफ हो चुका है। रोहित की कनपटियों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह बत्ती जलती ही छोड़ रिया के ऊपर आ गया। मर्यादा के आवरण प्याज के छिलकों की तरह उतरते चले गए। कमरे में आए भूचाल से मेज पर रखी दीपक रिया की तस्वीर गिरकर टूट गई। सब कुछ शांत होने पर रोहित थक कर चूर होकर रिया के बगल में लेट गया। बस सब बुखार उतर जाए। भाभी जी, इतना पसीना जो निकलवा दिया मैंने आपका, रोहित बेशर्मी से बड़बड़ाया और रिया के कुछ फ़ोटो खींचने के बाद उसे कपड़े पहना दिए। रिया अब तक धीमे धीमे करा रही थी। रोहित पलंग से उतरा और खुद भी कपड़े पहनने लगा। तभी उसकी नज़र आधी खुली दराज पर गई। भूल से रिया अपनी डायरी उसी में छोड़ी हुई थी। रोहित ने उसे निकाला और कपड़े पहनते पहनते उसके पन्ने पलटने लगा। अचानक एक पेज पर जाकर उसकी आंखें अटक गईं। वह अभी अपनी कमीज के सारे बटन भी बंद नहीं कर पाया था, लेकिन उसको इस बात की परवाह नहीं रही। वह अपलक उस पन्ने पर लिखे शब्दों को पढ़ने लगा। उसमें रिया ने लिखा था, बस अब बहुत रो लिया, अब बहुत दुख मना लिया औलाद के लिए। मेरा बेटा मेरे पास था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाई। जब से मैं यहाँ आई हूँ उसे बच्चे के रूप में ही तो देखा है। आज अपनी कोख के बच्चे के लिए इतनी चिंता क्यों? मैं बहुत जल्दी रोहित को कानूनी रूप से गोद लूँगी। रोहित की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर भागकर रिया के पैरों में पकड़कर अपना माथा उससे रगड़ते हुए रोने लगा। भाभी मुझे माफ़ कर दो, ये क्या हो गया मुझसे? अचानक रोहित का ध्यान रिया के बिखरे बालों पर गया। उसने जल्दी से ज़मीन पर गिरी उसकी हेयर क्लिप उठाई और रिया का सिर अपनी गोद में रखकर बालों को संवारने लगा। वह किसी मशीन की तरह सब कुछ कर रहा था। हेयर क्लिप अच्छे से उसके बालों में लगाकर रोहित उठा और घर से निकल गया। अगली सुबह तकरीबन 7 बजे रिया की आंखें खुली। उसका सिर अभी तक भारी था। घर में भीड़ लग चुकी थी। एक आदमी ने आंखें दिखाकर बोल ही दिया, देवर भाभी के रिश्ते पर भरोसा करना ही पागलपन है। रिया के सिर में जैसे करंट लगा। वह सावलिया नज़रों से उसे देखने लगी। तभी इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रवेश किया और बताया, आपके देवर की लाश पास वाली नदी से मिली है। उसने रात को खुदकुशी कर ली। रिया का कलेजा मुंह को आने लगा। वह हड़बड़ाकर पलंग से उठी, लेकिन लड़खड़ाकर गिर गई। एक महिला सिपाही ने रोहित के मोबाइल में कैद रिया की कल रात वाली फ़ोटो उसे दिखाई और अकड़ कर पूछा, कल रंगरलियाँ मनाते मनाते ऐसा क्या कह दिया लड़के से तूने जो उसने अपनी जान दे दी? तस्वीरें देखकर रिया हैरान रह गई। अपनी शारीरिक हालत से उसे ऐसी ही किसी घटना का शक हो रहा था, लेकिन दिल अब तक मानने को तैयार नहीं था। वह फूट फूट कर रोने लगी। इंस्पेक्टर ने उस महिला सिपाही को अभी कुछ न पूछने का इशारा किया और बाकी का काम पूरा कर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे औरतों की भीड़ भी छटती गई। दीपक का फ़ोन आया था कि वह आ रहा है, घबराए नहीं, लेकिन रिया बस सुनती रही। उसकी सूनी आंखों के सामने रोहित का बचपन चल रहा था जब वह नई नई इस घर में आई थी। दोपहर तक दीपक लौट आया और भागते हुए रिया के पास कमरे में पहुंचा। वह जड़बत अभी भी पलंग पर बैठी शून्य में ताक रही थी। दीपक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन रिया का शरीर एक और लुढ़क गया। रिया रिया चीखता हुआ दीपक उसे झकझोरे जा रहा था, पर रिया कभी न जागने वाली नींद में सो चुकी थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे से कमेंट करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।